हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जुगल आर्य में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी प्रकार नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। आज का वीडियो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर लेकर आया हूँ। आज जो आपका पेपर होने वाला है साइंस का 2021 का त्रैमासिक परीक्षा का, उस पेपर से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नमाला लेकर आया हूँ। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि ये प्रश्न पत्र हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में से मैंने आपको छांटे गए हैं, जो कि इसकी तैयारी करोगे तो वार्षिक परीक्षा में भी आपको अंक अच्छे प्राप्त होंगे। तो मैं इन प्रश्नों को आपको एक्सप्लेन करने के साथ इनको समझा भी देता हूँ। पहला वाला प्रश्न है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य में अंतर बताइए। तो प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, ध्यान से समझते हैं पहले पॉइंट को। इसको ये जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और ये जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। मतलब ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं और ये आंशिक रूप से जो भीतरी भाग होता है वो आयनित होते हैं। नंबर 2, इन विद्युत अपघट्य को तनु करने के कारण इनके वियोजन की कोटि में नगण्य परिवर्तन होता है। मतलब ये तनुकरण के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब ना के बराबर परिवर्तन होता है। और तनुकरण में वियोजित करने की कोटि में पर्याप्त परिवर्तन हो जाता है। इसके उदाहरण दिए हैं आपके यहाँ पर HCl और H2SO4 और CaOH2 ट्वाइस और CH3 और COOH। अगले वाले प्रश्न को देखते हैं, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, ध्यान से समझें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दे, ताकि इस प्रश्नों को वो भी समझ सके और आपकी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सके और प्रिपेयर हो सके। तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इन अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन मतलब ऊष्मा को निकालते हैं, और ऊष्मा शोषी शोषित मतलब शोषण करना, ग्रहण करना। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। अगले वाले प्रश्न को देखते हैं, इस अभिक्रिया में पूर्ण ऊष्मा में कमी होती है। उदाहरण के लिए मीथेन का दहन, मतलब मीथेन इसमें जल जाती है। कैसे? जैसे जब मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ की जाती है तो CO2 गैस बनती है और जल बाहर निकल जाता है और ऊष्मा जल जाती है, जो कि इस क्रिया करने पर। और इसमें देखते हैं उदाहरण के लिए, इस अभिक्रिया में पूर्ण ऊष्मा में वृद्धि होती है। मतलब जब इस अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में, क्योंकि ऊष्मा को ग्रहण कर रही है, तो बर्फ़ का जल में परिवर्तन। जैसे ही बर्फ़ को ऊष्मा दी जाती है तो पिघलाते हैं तो क्या बन जाता है, उससे जल बन जाता है। अब अगले वाले पॉइंट को पढ़ते हैं। यहाँ क्रिया दोनों दिशाओं में होती है और यहाँ क्रिया केवल एक ही दिशा में होती है। हमने ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी के प्रश्नों को कवर करने के बाद हम देखते हैं विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश बोर्ड में 2019 में भी आया था। ये हम IMP प्रश्नमाला को कवर कर रहे हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी इसी परीक्षा या वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में भी इन प्रश्नों की वर्णमाला, आपकी प्रश्नमाला आ सकती है। विस्थापन एवं द्विविस्थापन। तो विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है तो वहाँ विस्थापन अभिक्रिया, मतलब एक जगह से उठकर दूसरी जगह विस्थापित हो जाना। जैसे यहाँ पर Zn सॉलिड में लिया गया है और CuSO4 कॉपर सल्फाइड। तो जब जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट से की जाती है तो ZnSO बनता है, ZnSO4, और इसमें Cu बाहर निकल जाता है। मतलब Zn के साथ CuSO4 लग गया तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो गए, विस्थापित हो गए। अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में, द्विविस्थापन अभिक्रिया दो अलग अलग अणु एवं परमाणु के समूह में आयनित कर आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं। जैसे BaCl2 और Na2SO4। यहाँ पर तो बना आपका क्या, Ba, और Ba के साथ SO4 लग जाएगा, ये वाला है ना, और Cl2 के साथ 2NaCl लग जाएगा, मतलब साधारण नमक। मतलब कहने का मतलब दो अणु या परमाणु जुड़ गए और आपस में बन गए, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाई। अब देखते हैं अब धोने का सोडा, यानी कि कपड़े धोने का सोडा, इसको धावन सोडा भी बोलते हैं। तो धोने के सोडा के उपयोग, नंबर 1, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। कपड़े धोने का सोडे का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है, और इसका उपयोग सोडियम यौगिक में बोरेक्स के निर्माण में भी किया जाता है। कपड़े धोने के सोडे के दो उपयोग हो गए। अब बेकिंग सोडा, जिसका उपयोग हम घर में करते हैं, मीठा सोडा जिसे बोला जाता है, इसका उपयोग
एंटासिड के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग सोडा अग्निशमक में किया जाता है। जैसे आप खाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें भी मीठे सोडे का या बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर का देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे किसी के आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका फार्मूला आना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला इसका कैल्शियम जैसे CaSO4 और ट्वाइस H2O, मतलब जब हम कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी के संपर्क में आने पर जल को अवशोषित करके जिप्सम में बदल जाता है जो जम जाता है। यही कारण है कि इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है, मतलब जहाँ पर आर्द्रता ना पहुँच सके या जल की मात्रा ना पहुँच सके। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आए दिन हम देखते हैं किन्हीं के भी हाथ पैर ये टूट जाते हैं तो उनके ऊपर चूने जो कैल्शियम होता है उसकी परत चढ़ाते हैं और उसमें थोड़ी पानी से उस पर हाथ फेरा जाता है जिससे कि वो कड़क हो जाता है, कठोर हो जाता है, इसीलिए उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और जिप्सम, जैसे ही जिप्सम का प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आता है तो वो उस जल को शोषित कर लेता है और जम जाता है जिसके कारण वो प्लास्टर बन जाता है। तो इसका फार्मूला है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये फार्मूला भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकते हैं। CaSO4 ट्वाइस H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 3H2O, 3 जल के अणु लिए तो आपका किसका निर्माण हो गया, जिप्सम, मतलब कैल्शियम सल्फाइड का निर्माण हो गया और साथ में जल भी है। अब हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि देखो वायुवी और अवायुवी श्वसन, इसका एक नाम और है आक्सी और अनाक्सी श्वसन, दोनों में अंतर। इस प्रकार से आपका प्रश्न एग्जाम में आने वाला है। तो वायुवी एक तरफ हम लिख लेंगे वायुवी श्वसन और एक तरफ लिख लेंगे अवायुवी श्वसन। तो वायुवी श्वसन की जगह पे हमने आक्सी श्वसन इसमें लिखा हुआ है। तो आक्सी श्वसन को देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह क्रिया होती है वो आक्सी श्वसन कहलाता है। कहने का मतलब हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ ऑक्सीकरण कर आक्सी श्वसन कहलाता है और यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब आक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होना जरूरी है और अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होना जरूरी नहीं है। इसको देखते हैं दूसरा पॉइंट। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। और इसमें ग्लूकोज अणु या अपूर्ण मतलब इसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से नहीं होता है और CO2 और एल्कोहल बनता है। वहाँ पर आपको CO2 और जल बना था और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एल्कोहल बना। अब तीसरा वाला देखते हैं। यहाँ क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव दोनों में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या ऊर्जा घर भी कहते हैं कोशिका का, ठीक है। तो यहाँ क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव दोनों में संपन्न होती है और इसमें पूर्ण प्रक्रम में केवल कोशिका द्रव में ही संपन्न होती है। इसमें ऊर्जा किसमें, आक्सी श्वसन में ऊर्जा 38 ATP अणु बनाती है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। और इसमें 2 ATP अणु बनाती है। इसका एक उदाहरण दिया हुआ है। इस क्रिया में निम्नलिखित समीकरण में होता है, जैसे कि स्टार्च जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 की जब क्रिया जल के साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ होती है तो 6 तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु 6 और जो ऊर्जा निकलती है वो 673 कैलोरी में बाहर निकल जाती है, जैसे 38 ATP लिखा हमने। और इसमें ग्लूकोज की क्रिया करी तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, एल्कोहल, ये बन गया आपका। ये हमने क्वेश्चन आक्सी और अनाक्सी श्वसन कवर करने के बाद अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, धमनी और सिरा में अंतर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। धमनी और सिरा देखते हैं। तो धमनियों की भित्ति लचीली तथा मोटी होती है, मोटी भी होती है और लचीली मतलब बहुत नम होती है। और सिरा की भित्ति पतली तथा लचीली होती है। नंबर 2, धमनी की गुहिका सकरी होती है, मतलब इसका जाने के मार्ग में बहुत सकरापन होता है। और सिरा की गुहिका चौड़ी होती है। धमनी में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देती है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इसलिए यह ऑक्सीकृत रक्त होता है। और सिरा में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, इसलिए ये कैसी दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है। धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं और सिरा में कपाट पाए जाते हैं। धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और सिरा के आयतन में परिवर्तन होता रहता है। धमनी में रक्त रुक रुक कर धीरे धीरे दाब लगाकर प्रवाहित होता है और सिरा में रक्त धीमी गति से निरंतर लगातार चलता रहता है। ये हो गया आपका धमनी और सिरा में अंतर। आप नोट करें इस क्वेश्चन को
और देखो ये आपके लिए मैं डायग्राम लेकर आया हूँ जो कि बार बार हर बार सन में आता है। इस डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है और इस डायग्राम को बनाना है और एग्जाम में आप इसको करके आ सकते हैं। अब मिनिमम जब डायग्राम बनाए तो मिनिमम उसके 5 नाम तो आपको याद होने चाहिए, यदि ज़्यादा भी याद नहीं होते हैं तो। अब देखते हैं अगला प्रश्न। गोली दर्पण की फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है और गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध बताइए। तो गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी के लिए, जैसे मान लो ये दर्पण है और दर्पण का ये ध्रुव हो गया और इससे मान लो यहाँ फोकस दूरी बनी, तो इसकी जो दूरी होती है जिसको हम एफ से दर्शाते हैं उसे फोकस दूरी कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई, इसे एफ से हम प्रदर्शित करते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। गोली दर्पण की फोकस दूरी 1/2 वक्रता त्रिज्या, ये फार्मूला होता है इसका, मतलब गोली दर्पण की फोकस दूरी, तो इसको फोकस दूरी को हम दर्शाते हैं एफ से और वक्रता त्रिज्या को हम दर्शाते हैं आर से। तो एफ बराबर 2r, एक संबंध हो गया। यदि मैं इस 2 का गुणा इस एफ में कर दूं तो ये बन जाए आपका 2f। 2 गुनी होती है फोकस दूरी किसकी, त्रिज्या की। यदि मान लो फोकस दूरी आपकी 10 है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5, मतलब ये आपकी त्रिज्या आधी हो जाएगी, है ना। तो ये देख लेते, आपने संबंध देखने के बाद हम देखते हैं परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का नियम क्या है आपका, तो परावर्तन में हम देखते हैं एक समतल पृष्ठ होता है जो कि इसमें डायग्राम में हमने बना के बताया है। ये आपका समतल पृष्ठ है। समतल पृष्ठ से प्रकाश की किरण ये आपतित किरण होती है और यहाँ से जा रही इसको कौन सी किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण। और इनके बीच में जैसे हमने ये लंब डाल दिया तो इसको बोलते हैं अभिलंब। यहाँ पर बनता है आने वाली किरण से आपतन कोण और जाने वाली किरण से परावर्तन कोण। तो आपतन कोण को हम आई से दर्शाते हैं और परावर्तन कोण को हम आर से दर्शाते हैं। तो हम इसके डायग्राम से समझते हैं। जब कोई प्रकाश किरण चमकदार सतह से टकराती है या समतल पृष्ठ पर टकराती है तो वहाँ उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे मान लो यहाँ से टकराई और टकराने के बाद यहाँ लौट गई, तो ये प्रकाश किरण समतल सतह से टकराई तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के दो नियम होते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात हम कह सकते हैं I बराबर आर, क्योंकि आई हमारा आपतन कोण है और परावर्तन कोण क्या है, आर। अब देखते हैं दूसरा वाला पॉइंट। इस पृष्ठ पर 3 किरण हैं, एक तो हमारी आपतित किरण है और एक परावर्तित किरण है और एक अभिलंब। तो हम लिख सकते हैं इसको आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये समझने के बाद एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2-3 तरह से आ सकता है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ इसको। इसमें कहने का मतलब उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब हमें एफ ज्ञात करना है जिसका -2.0 डायऑप्टर, डी को डायऑप्टर किस प्रकार का लेंस है। तो पहले हम देखते हैं इसको, मतलब हमारा फार्मूला होता है P बराबर 1/f। यहाँ पर कभी कभी P का मान भी दे देता है तो भी हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं लेंस की क्षमता, हमारे पास मान दिया -2 डायऑप्टर, ठीक है। तो बटे में लिख सकते हैं एफ की जगह पे हम, है ना। लेंस की क्षमता मतलब P बराबर, जब इसको पलटेंगे तो पलटने के बाद क्या हो जाएगा, ये एक जैसे आपका 1/2 और इसको सोल्व करने पर आपका 0.50 मीटर जिसकी फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, पहले तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, जब दिन का समय यानी कि जब सूर्य का प्रकाश होता है। तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की मात्रा में। तो जब हम कहते हैं प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में या सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया की जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है जो पौधे अपने भोजन के रूप में इसका निर्माण करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण पौधे में होने वाली वह जैविक क्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में प्रकाश की उपस्थिति में जब क्रिया करते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जो पौधे इन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यहाँ देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जल के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में की तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, मतलब यहाँ पर कार्बन के 6 अणु, यहाँ पर कार्बन के 6 अणु ले लिए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 12 अणु, तो यहाँ पर हमने 6 अणु लिए और हाइड्रोजन के 24 अणु तो हमने 12 लिए। बाकी के अणु जल में चले गए और ऑक्सीजन में चले गए। तो जहाँ से जल निकलता है और ऑक्सीजन निकलता है जो हम उसे ग्रहण
कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखे। वीडियो हमारा यदि आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के नए वीडियो आपको मिलते रहे और इसी प्रकार हम परीक्षा की तैयारी करवाते रहें। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्द हम आपको मिलने वाले हैं। टाटा बाय बाय।